सो अब आगे बात करते हैं यूनिट 2 के। मेनली हमने कुछ चीज़ें तो पढ़ ली थी जैसे जनरल प्लेन मोशन वगैरह फर्स्ट वीडियो में ही। तो अब आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये एक चीज़ पूछी गई है। तो ये क्या होता है कि जब हम रोटेशन पढ़ते हैं तो मेनली एक पॉइंट होता है जिसके बाद बॉडी रोटेट करती है। मान लो ये पॉइंट है, इसके बाद बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो इसका पूरा नाम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ ज़ीरो वेलोसिटी भी होता है क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉइंट इन रोटेटिंग रिजिड बॉडी विद ज़ीरो वेलोसिटी अबाउट विच बॉडी रोटेट्स, ठीक है। अब इसके थ्रू जो एक्सिस पास होता है, इसके जो भी एक्सिस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि ये फिक्स नहीं होता क्योंकि जब पूरा मोशन होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों होता है तो ये भी मूव करता है साथ साथ में, लेकिन फॉर रोटेशन खाली ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो होती है और ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस सेंटर इज एट इन्फिनाइट इफ टू पॉइंट्स ऑन द बॉडी हैव सेम वेलोसिटी एंड डायरेक्शंस आर पैरेलल। इसका क्या मतलब है, अब इससे समझते हैं कि मान लो ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है। इसकी एक वेलोसिटी वी इधर है एंड वी भी इधर है। तो इसका इंस्टेंटेनियस हम सेंटर कैसे निकालेंगे, जो इसके दोनों पॉइंट्स इसको ज्वाइन करेंगे एंड जो इनके स्टार्टिंग पॉइंट से इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर बॉडीज अपोजिट है तो भी हम सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। इनकी एक डायरेक्शन को जोड़ेंगे और इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएं और सेम इनकी डायरेक्शन हो तो क्या होगा, ये पॉइंट्स भी सीधा जाएगा और ये पॉइंट्स भी सीधा जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो इंस्टेंटेनियस हमारा एट इनफाइनाइट होगा, ठीक है। रोटेटरी मोशन और टॉर्क के बारे में बात करते हैं। अब जब हमारी बॉडी रोटेट करती है एक डायरेक्शन में तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, फोर्स लग रहा है और ये आर है, आर डिस्टेंस पे मतलब, तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब हमारा ए बी क्या है, ए बी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो थीटा होता है और ये आर होता है तो इसकी वो क्या होती है, आर की लेंथ आर थीटा, ठीक है। तो इसकी लेंथ इंटू फोर्स एफ इंटू आर थीटा इक्वल्स टू, तो एफ इंटू आर अभी हमने पढ़ा टॉर्क है तो इसे टॉर्क पुट करा तो ये आ गया टॉर्क थीटा, वर्क डन का वैल्यू। अब होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, किसी चीज़ का मूवमेंट निकालते हैं तो उसमें जनरली हम आर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ मोमेंटम होता है ना, ये एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मूवमेंट है डी एम इंटू वी, एम इंटू वी, हम डी पी की बात कर रहे हैं तो डी एम इंटू वी। अब इसमें हमने वी को पुट करा आर ओमेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम मूवमेंट निकालना है तो हम एक और आर की मल्टीप्लाई करी तो ये क्या बना, डी एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। अब अभी हमने डीएम के बारे में बात करी, अगर हमें पूरे एक मास एम के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया डी एम इंटू आर स्क्वायर अंदर इंटीग्रेशन में, तो इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ओमेगा अलग हो। तो अब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम है इसको हम आई ओमेगा लिख सकते हैं क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आया, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। रोटेटरी मोशन के लॉज के बारे में बात करते हैं, ये सेम है, सिमिलर है, मतलब ठीक है वही है। बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन रोटेटरी मोशन की बॉडी वही अपने रोटेशन में मोशन में रहेगी तब तक उस पर कोई टॉर्क अप्लाई ना हो। जैसे कि हमारे पिछले वही थे कि ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना हो, जो हमारे पुराने न्यूटन्स लॉज थे, ठीक है। सेकंड में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एल। हमारे एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो एक्सटर्नल टॉर्क पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो टॉर्क की डायरेक्शन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और थर्ड, टू एवरी टॉर्क देयर एग्जिस्ट एन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क, ठीक है। अब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, तो एल इक्वल्स टू आई ओमेगा भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जो टॉर्क है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। जो टॉर्क है वो इसका आई ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आई तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अंदर बचेगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो वेलोसिटी होती है ना एक सर्कुलर मोशन की ओमेगा, तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एसिलेशन आ जाएगा, एंगुलर एसिलेशन जो होता है। तो एल्फा आ गया, आई हमारा बाहर, और डायरेक्टली इसकी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारा एक कांस्टेंट आ गया के। अब के की वैल्यू 1 मानते हैं तो टी इक्वल्स टू आई एल्फा हो गया। एंड अभी हमने ऊपर देखा कि अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी को हमने अल्फा लिखा था, तो इसको वापस डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो टी डी टी इक्वल्स टू आई डी ओमेगा भी लिख सकते हैं अगर डी टी को इधर ले आए,
ठीक है। तो ये इम्पल्सिव और एंगुलर टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव और एंगुलर टॉर्क। और ये क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्यों, जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ से, मोमेंटम क्या होता है, dm इंटू ओमेगा आर। ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करते हैं। अब ये अलग अलग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। जैसे कि सर्कुलर लैमिना, मतलब सर्कुलर एक शीट को, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। बेसिकली ये है कि कोई भी बॉडी है उस पर कई सारे पॉइंट है और उसका किसी एक फिक्स पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस है, तो उन सब का समेशन जो होता है MI/RI का होल स्क्वायर, ये जो होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं कुछ के लिए, जैसे कि सर्कुलर लैमिना का हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो गया, एंड यूनिफॉर्म बार का हो गया 1/2। यूनिफॉर्म बार मतलब जैसा रेक्टेंगल बार होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। अब जो हमने देख लिया कि m होगा ही होगा और किसी उसका स्क्वायर भी होगा लेंथ का, लेकिन एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो हमने जो हमारा I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको लिख दिया I = m²। अब k क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोटेशन के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। अगर हमें स्मॉल m मास के लिए लेना है, dm के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, d के = हाफ dm इंटू ओमेगा स्क्वायर, वो v²। v और v की वैल्यू क्या होती है, r ओमेगा फॉर रोटेशन। ठीक है। तो r ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब ओमेगा कांस्टेंट है तो हमने बाहर कर लिया, 2 भी बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। तो dm इंटू आर स्क्वायर अब क्या होता है, ऊपर पड़ा था mr² हो गया ना एक तरीके से, तो वो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समीशन को अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट में करें ना हम, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। बहुत सारे पार्ट्स होंगे छोटे छोटे। अब तो ये क्या आ गया, I⍵²/2, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन क्या था हमारा, T इंटू थीटा, जो ये क्या होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने पहले पढ़ा था। ठीक है। तो हाफ I चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। वर्क डन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी, जो हमारी रोटेशन, ये जनरल प्लेन मोशन की काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के मिला के, तो टाइम ट्रांसलेशन की कितनी होती है, हाफ mv², और अब हमारी रोटेशन के लिए आ गई हाफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब ये आगे सॉल्व नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना है, हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v = r ओमेगा था ना, तो v/r रख सकते हैं का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसमें से हम m को, I को भी हम नॉर्मल m के टर्म्स में लिखेंगे। I क्या होता है, mr²। तो अलग अलग के लिए अलग होगा, सिंपल, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जो भी हमने ऊपर पढ़ी है, हाफ mv² एंड हाफ I ओमेगा², तो ये कांस्टेंट रहेगी। कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अभी हमने रोटेशन के लिए पढ़ा T इंटू थीटा। ठीक है। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पहले पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सम, मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। ये वही है, ट्रांसलेटने के की समीशन ऑफ Fx = ma(x) होगा। मतलब जितने भी, अगर कोई बहुत सारे एसिलेशन है जिनकी जो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उनका एक्स कंपोनेंट और मास से मल्टीप्लाई हमारे फोर्स, जो हमारा एक्स कंपोनेंट में होगा उसका समीशन देगा, और वाई कंपोनेंट में जितने भी एसिलेशन होंगे वो हमारे वाई कंपोनेंट वाले फोर्सेस देंगे। ऑल्सो मोमेंट जो होता है, समीशन ऑफ मोमेंट, वो क्या होगा, I∝। ठीक है। रिजल्टेंट मोमेंट। इसमें एक टॉपिक और था हमारा, बीम। वैसे तो इसका न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ थ्योरी के लिए पढ़ लेते हैं। कैंटिलिवर बीम होती है, फिक्स्ड बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम एंड कंटिन्यूस बीम। कैंटिलिवर बीम मतलब एक तरफ से फिक्स्ड होगा वॉल में एंड एक तरफ एंड से फ्री होगा। फिक्स्ड बीम मतलब दोनों ही फिक्स होंगे। सिंपली सपोर्टेड मतलब 2 सपोर्ट मिलेंगे दोनों एंड पे। ओवरहैंगिंग मतलब कोई भी एक पार्ट थोड़ा सा बाहर होगा, हो भी सकता है दोनों भी हों। ठीक है। मतलब हैंगिंग होंगे, या तो एक पार्ट या दोनों, कोई ना थोड़ा सा बाहर हैंग होना चाहिए, बिल्कुल एंड पे सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस बीम क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा सपोर्ट आ जाए बीच में, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस बीम। अब टाइप्स ऑफ लोड की बात करते हैं। कंसनट्रेटेड लोड, जो लोड एक ही पॉइंट पे लगे उसको कंसनट्रेटेड लोड बोलते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, इसको UDL भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये एक पार्ट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल फोर्स लगेगा हर पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब एक पर्टिकुलर
लेंथ पे यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म लोड लगेगा, लेकिन वो वेरिंग होगा, ठीक है। एक्स पे वेरिंग होगा, कि के एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वेरिंग होगा। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, तो मेनली न्यूमेरिकल्स ऐसे कुछ होंगे कि यहाँ पे एक हमें दोनों एंड पे दे दिए सपोर्ट, ठीक है, एंड बीच में कुछ यहाँ पे एक फोर्स दे दिया, फिर यहाँ पे एक वेरिंग लोड दे दिया। वेरिंग लोड में क्या होता है, जैसे मान लो 5 मीटर दे दिया, तो हमें ना ऐसे देंगे कि 4 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, इसकी ऐसे देंगे कि 4 न्यूटन पर मीटर लगेगा। तो हम इसमें 4 न्यूटन पर मीटर है ना, 4 न्यूटन पर मीटर है, तो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा इस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फोर्स लगा। और मेनली जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है ना, ये सेंटर में, इसके एग्जैक्टली सेंटर में माना जाता है कि यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और इसके इनके न्यूमेरिकल्स के दो वो भी थे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। 2 तरीक़ों से सॉल्व हो सकता है, तो 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। शियर फोर्स में मेनली क्या होता है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 2 इक्वेशंस लगाते हैं। पहले तो जो हमने अभी पढ़ी है, Fx इक्वल्स टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम में बॉडी, एंड Fy इक्वल्स टू 0, और तीसरा समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीनों हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इससे हमारा लोड निकल जाएगा। एंड जो हमारा बेंडिंग मोमेंट वाला मेथड है, उसमें हमें क्या करना होता है कि ये पॉइंट दो, इन पॉइंट्स पे मतलब जितने पॉइंट्स हमारे उन पे लोड निकालने के लिए हमने किसी एक फिक्स पॉइंट को मान लेना है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आएंगे तो इसके थ्रू का मोमेंट, फिर इस पॉइंट पे आएंगे, फिर इसका मोमेंट, फिर इस पॉइंट पे आएंगे, फिर यहाँ का, जितने भी मोमेंट है मतलब पॉइंट्स पे बढ़ते रहेंगे किसी भी एक डायरेक्शन पे। हम जो शेयर फोर्स यूज़ करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें मोमेंट कभी ज़ीरो करना है, इस पॉइंट के थ्रू माना तो इसके थ्रू इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल के बस ख़त्म। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे आएंगे ना हम पॉइंट चेंज करेंगे, हमारा जो फिक्स पॉइंट था ना उसको चेंज करेंगे, देन उसकी एक साइड में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने पॉइंट्स हैं उनके थ्रू का मोमेंट। मान लो मैं अब इस पॉइंट पे आ गया, इसके करने के बाद मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो ये मोमेंट एंड ये मोमेंट तीनों का सम करना होगा उस पॉइंट पे। तो ये डिफरेंस है, ये बेंडिंग मोमेंट वाला एंड ये शेयर फोर्स वाला। तो इतना ही है, बाकी कुछ PYQs वगैरह देखना न्यूमेरिकल में हो जाएगा सब।